दिस इज यूनिट 2 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इसके पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड लर्निंग थ्योरीज। What we will discuss is educational psychology, the related important terms, what is intelligent quotient, developmental psychology, laws of memory, what are the principles of learning, and learning theories. So we have 4 theories in our course, like classical conditioning theory, trial and error theory, insight learning theory, and operant conditioning theory. When we talk about psychology, the term psychology actually it's not an English word, it is a Greek word. ये Greek शब्द है psyche. Psyche means soul. अगर आप soul का literal English meaning नहीं निकालेंगे, then it is about मन. And logos means science. ये मनोविज्ञान है. ह्यूमन माइंड और उसके बिहेवियर का जो अध्ययन करने का तरीका है उसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इसी का ही एक ब्रांच है, एक विंग है जो एजुकेशन के फील्ड में काम करता है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो ह्यूमन है उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना। जब आप बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो आपको क्यू में क्लास में ले जाया जाता होगा। वो क्यू क्यों लगाई जाती थी? इसलिए ताकि आपको हैबिट रहे, आपका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो सके। आपको सॉरी, प्लीज जैसे शब्द सिखाए जाते थे जस्ट टू मेक सेंस, लाइक यू विल बिहेव इन अ सर्टेन वे। व्हेन समबडी गिव्स यू समथिंग, आप थैंक यू कहिए। जब आपसे कोई गलती हो आप सॉरी कहिए। किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, यू आर सपोज टू से प्लीज। अब आप चाहें या ना चाहें ये शब्द आपकी जबान पे होते हैं। तो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर हम क्रो एंड क्रो की एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग के उम्र के साथ फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है, दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। और हम इसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। एजुकेशनल साइकोलॉजी कह सकते हैं ये साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो टीचर को चिल्ड्रन के, ट्रेनीज के ग्रोथ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है उन्हें फुलफिल करने के लिए हेल्प करती है। सो दिस इज नेसेसरी। एंड इसकी वजह से जैसे मोटिवेशन है और बच्चों का लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्ट है, ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है इफ द टीचर नोज द साइकोलॉजी एंड द टीचर अंडरस्टैंड हिज और हर ट्रेनीज। तो वो अपने अप्रोच को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकता है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को स्टडी करने के 3 तरीके हैं। इंट्रोस्पेक्शन, जिसे हम अंतर्दृष्टि भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, और एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक। इसके अलावा साइकोलॉजी के लिए और भी 3 तरीके हैं, वो है स्टैटिस्टिकल और केस स्टडी। तो ये जो केस स्टडी है और स्टैटिस्टिकल है ये जनरली साइकोलॉजी के लिए यूज किए जाते हैं, पर एजुकेशनल साइकोलॉजी में वी यूज इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़े हुए। द फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो होता है अवलोकन। आप देख करके, सामने वाले का जो प्रत्यक्ष व्यवहार है उसको देख करके आप जो भी समझते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। स्टिमुलस, स्टिमुलस स्टिमुली का कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म है, और जिस भी वजह से कोई व्यक्ति रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है, उस कारक को हम कहते हैं स्टिमुलस। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन स्टिमुलस के रेफरेंस में जो रिस्पॉन्स हम देते हैं वो कहलाता है रिएक्शन। नंबर 4 इज सेंसेशन। सेंसेशन कह सकते हैं फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे सेंसरी सिस्टम्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के लिए ताकि आप सही रिएक्शन दे सके। जैसे आपके हाथ पे कोई गर्म चीज लगती है तो आपकी स्किन उस गर्म चीज के लिए सिग्नल भेजती है आपके माइंड में। वो क्या है? वो सेंसेशन है। तो जो हमारा सेंसरी सिस्टम किसी भी कारक के लिए, किसी भी स्टिमुली के लिए
डेटा देता है उसे हम कहते हैं सेंसेशन। अटेंशन, अटेंशन कह सकते हैं सिलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कि आप ध्यान देना, आपका ध्यान एक पर्टिकुलर चीज पे हो, तो ये सिलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। जैसे आप क्लासरूम में होते हैं तो आप अटेंशन पे करते हैं कि आपका टीचर आपसे क्या कह रहा है, तो उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो ये जो अटेंशन है ये हम कह सकते हैं आपका जो सेंसरी ऑर्गन्स है और मसल्स है वो रेडी रहते हैं टू ग्रैब द थिंग्स, लाइक आपके कान सुनते हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन आप सुन रहे हैं आपका माइंड प्रोसेस कर सके, आपकी आंखें देख सकती हैं कि टीचर क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या दिखा रहा है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ अटेंशन। और ये जो अटेंशन है इसका जो स्पैन है ये हर मनुष्य के लिए अलग अलग होता है। किसी का अटेंशन स्पैन ज्यादा होता है, किसी का अटेंशन स्पैन कम होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए अटेंशन स्पैन 20 से 45 मिनट तक का हो सकता है। रिकलेक्शन, रिकलेक्शन हम कह सकते हैं रिट्रीवल ऑफ मेमोरी, जो याद करने का प्रोसेस है। आपने कुछ देखा और वही चीज आप दोबारा देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से आज मिले, आपकी क्लास का ही कोई स्टूडेंट है जिसे आपने पढ़ाया है और आप उससे 2 साल बाद कभी मिलते हैं, तो उसको देख करके आपके माइंड में जितनी भी उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होगी, उसका नाम, उसका ट्रेड और भी जो कुछ आप उसके बारे में जानते होंगे, वो सारा डेटा आपकी मेमोरी से आपको मिलेगा। दैट इज द एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग, उसे हम कहते हैं रिकलेक्शन। रिटेंशन, रिटेंशन का हिंदी का मतलब निकाले तो उसका मतलब होता है धारिता, आप कितना संग्रहित कर सकते हैं। दैट रिफर्स टू पर्सनल एबिलिटी टू रिटेन एंड यूज इंफॉर्मेशन, आप कितनी, आपका माइंड कितना जो है मेमोराइज, कितना रिटेन कर सकता है, कितनी इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकता है। तो अगर हम लॉ ऑफ मेमोरी की बात करें तो 24 घंटे में हम 42% चीजें भूल जाते हैं नॉर्मली, सारी चीजें नहीं। लाइक अगर मैं बात करूं पुलवामा अटैक की, हम में से कोई नहीं भूला। क्यों नहीं भूला? क्योंकि उसके साथ चीजें अटैच्ड थी, हमारे इमोशंस अटैच थे, डेट अटैच थी, एंड दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अस, टू आवर नेशन, तो हम उसे नहीं भूल सके। लेकिन आपने एक हफ्ते पहले नाश्ते में क्या खाया ये आप भूल गए होंगे, बिकॉज इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इट इज द एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल, आप कितनी इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकते हैं। जैसे आप एबीसीडी नहीं भूले, क्यों नहीं भूले? क्योंकि आप उसको आज तक यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप एबीसीडी नहीं भूले। लेकिन ये आप ये जरूर भूल गए होंगे कि आपने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था और किस क्लास में पढ़ा था। हो सकता है किसी को याद हो, इट डिपेंड्स कि उसका इंटरेस्ट कितना था। तो रिटेंशन इज एबिलिटी टू रिटेन एंड यूज इंफॉर्मेशन। नंबर 8 is rule of association. It refers to mental connection between concepts, events and mental states. हम एक से एक चीज से दूसरी चीज याद रखते हैं। जैसे हम भारत के संविधान की बात करते हैं, देन हम संविधान की बात करते हैं, हमें 26 जनवरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तुरंत याद आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड चीजें हैं। हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, सो वी रिमेंबर 15 अगस्त 1947, हमें सब कुछ याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। इनफैक्ट आप किसी व्यक्ति को भी कभी मिलते होंगे और अगर उसके कोई कह सकते हैं उसकी व्यवहार के कोई भी चीज आपको किसी और से मिलती जुलती लगती होंगी तो आपको वो भी याद आ जाते होंगे। तो दिस इज रूल ऑफ एसोसिएशन। नाउ वी टॉक अबाउट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स कल्पना। कल्पना क्या है? कल्पना को हम कह सकते हैं मेंटल मैनिपुलेशन। हम कुछ नया ऐसा नहीं सोचते हैं, जो हमारे पुराने थॉट्स हैं हम उन्हें एक नए आवरण में, नए पैटर्न में रख देते हैं। दैट इज इन पुटिंग द ओल्ड थॉट्स इनटू अ न्यू कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। इंटेलिजेंस, इट इज जनरल मेंटल अडेप्टेबिलिटी टू न्यू प्रॉब्लम्स एंड न्यू सिचुएशन ऑफ लाइफ। लाइक हम कह सकते हैं ये बौद्धिक क्षमता है, किसी कार्य को करने के लिए जो बौद्धिक क्षमता या किसी परिस्थिति या किसी समस्या को सुलझाने के लिए जिस भी मेंटल एबिलिटी की आवश्यकता है, दैट इज इंटेलिजेंस। इमोशन, इमोशन लैटिन शब्द इमूवर से बना हुआ है, इसका मतलब होता है टू स्टिमुलेट। हम कह सकते हैं जब फीलिंग्स इंटेंसिफाइड हो जाती है तो उसे हम इमोशन कहते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन एक तरीके का इंस्पिरेशन है, ये एक आंतरिक भावना है जो ये बताती है कि आप अपने तय किए गए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए
कुछ एक्शन में रहते हैं, कुछ आपकी ड्राइव रहती है। लाइक अगर आपको जॉब चाहिए तो आप अपने सब्जेक्ट पर, सॉफ्ट स्किल्स पर काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप एग्जाम्स पास करना चाहते हैं तो आप उसके लिए पढ़ रहे हैं। सो दिस इज मोटिवेशन टू अचीव समथिंग। ये इंटरनल स्टेट है और कह सकते हैं एक तरीके की ड्राइव है। व्हाट पुट यू इन एक्शन, सो दैट इज मोटिवेशन। विल, विल इज एबिलिटी टू अचीव योर डिजायर्ड गोल अंडर ऑड सर्कमस्टेंसेस। तो विपरीत परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, इसी को हम इच्छा कहते हैं और इसी को हम कहते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी ये किसी के आउटर अपीयरेंस से तय नहीं होती। अगर कोई बहुत हैंडसम है या ब्यूटीफुल है तो she or he has a good personality. No, it's a mix of most of the qualities like his social behavior, interest, attitude, mental ability, intelligence, capacity, aptitude. So this is personality, mix of many qualities. Temperament, temperament आपका जो स्वभाव है, that is biological. So ये आपके लर्निंग से, सिस्टम वैल्यूज से अलग है, ये स्वभाव है, ये वैसा ही रहता है। आप अपने रिएक्शंस चेंज कर सकते हैं अगर आप चीजों को सीखते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर न्यू वैल्यूज एंड बिलीव्स आपके रिएक्शन चेंज हो सकते हैं, बट टेम्परामेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। दिस इज बायोलॉजिकल। इंटरेस्ट, interest is a feeling or emotion that causes attention to focus on an object, event or process. तो इंटरेस्ट, रुचि, रुचि क्या है? एक तरीके की फीलिंग और इमोशन लिखा है। इंटरेस्ट, रुचि थोड़ी देर की होगी तो आपकी फीलिंग होगी, लेकिन अगर हमेशा के लिए होगी देन इट इज इमोशन दैट शुड बी इंटेंसिफाइड, so which causes attention to focus on anything. Like if you focus in a class, that is your interest in that particular subject. Ability, ability refers to possession of talents, skill and which are necessary to perform a current task. ability को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, हम कह सकते हैं किसी कार्य को करने की योग्यता, उसे हम कहते हैं एबिलिटी। कैरेक्टर, कैरेक्टर इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। ये टेम्परामेंट से कॉन्ट्रास्टेड है। हम कह सकते हैं पर्सनालिटी, टेम्परामेंट और कैरेक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज पर्सनालिटी इज इक्वल टू टेम्परामेंट प्लस कैरेक्टर। तो कैरेक्टर आपके लर्निंग प्रोसेस और एक्सपीरियंस से बनता है, ये आपकी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है। तो आपका टेम्परामेंट और कैरेक्टर मिलके आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं। थिंकिंग या थॉट, जिसे हम कहते हैं विचार, ये एक तरीके का मानसिक प्रक्रिया है जो आप जैसा भी सीखते हैं, आपकी जो बर्थ से लेके ओल्ड एज तक आपके विचार मॉडिफाई होते हैं, तो दैट इज थिंकिंग। इंस्टिंक्ट, instinct, it's a term to define a set of behavior that are both unlearned and set in motion as a result of some environmental trigger. तो ये व्यवहार का ही हिस्सा है जो किसी एनवायरमेंटल ट्रिगर की वजह से आपका जो भी एक्शन होता है दैट इज नोन एज इंस्टिंक्ट। हैबिट, हैबिट एनी रेगुलरली रिपीटेड बिहेवियर जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, उसे हम कहते हैं हैबिट। हम जो भी काम रेगुलरली करते हैं, रोज करते हैं, उसे हम कहते हैं हैबिट। जैसे आप बेड से उठते हैं, आप ब्रश करने जाते हैं, आपको सोचना पड़ता है क्या? नहीं, आप उठते डायरेक्टली ब्रश करने ही जाते हैं, तो दैट इज योर हैबिट। आप सुबह उठ करके कॉलेज जाते थे, अभी तो लॉकडाउन में नहीं जा रहे, हैबिट्स चेंज हो गई, लेकिन आपको पता था कि 9 to 5:30 दिस इज योर इंस्टीट्यूट टाइमिंग्स, कॉलेज टाइमिंग, so this is habit. Whatever you are doing as repeated behavior, that is called habit. Intelligence quotient, इंटेलिजेंस कोशेंट एक रेशियो है। कैसा रेशियो है? ये रेशियो आपके मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के जो रेशियो है उसी को हम कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। और आप देख रहे होंगे इसे 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ है ताकि इसे राउंड ऑफ किया जा सके, पॉइंट में इसका रिजल्ट नहीं आए। तो मेंटल एज क्या होगी? मेंटल एज डिपेंड करती है कि
कोई व्यक्ति अपनी उम्र के बराबर या उससे कम या उससे आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले। तो ये कुछ सेट ऑफ एग्जाम्स के थ्रू चेक करी जाती है। क्रोनोलॉजिकल एज आपकी कैलेंडर एज है। अगर आपकी मेंटल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपका आईक्यू 100 के ऊपर होगा। अगर किसी व्यक्ति की मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर होती है तो उसका आईक्यू 100 होता है। अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू 100 से ऊपर है तो दैट मे बी, तो हम कह सकते हैं वो व्यक्ति या वो बच्चा वो बहुत ब्राइट है। तो ये जो इंटेलिजेंस कोशेंट है ये मेंटल एबिलिटी का इंडेक्स है, ब्राइटनेस का इंडेक्स है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ये कहती है आप अपनी उम्र के साथ चीजें सीखते जाते हैं, आपके बिहेवियर में अकॉर्डिंगली चेंज आता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, मैं किसी 2 साल के बच्चे से पूछूं कि एक दिन सूर्य ना निकले, सनराइज ना हो, तो क्या होगा, तो वो 2 या 3 साल का बच्चा कहेगा अच्छा है, रात रहेगी, सोते रहेंगे, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं 4-6 साल के बच्चे से पूछूं तो वो कहेगा अच्छी बात है, तारे निकल आएंगे, मम्मी जगने को नहीं कहेगी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर 10-15 साल के बच्चे से यही सेम क्वेश्चन पूछा जाए, इफ देयर इज नो सनराइज फॉर अ डे, उसका जवाब होगा सोलर पैनल्स काम नहीं करेंगे, अर्थ पे बर्फ जम जाएगी, हम में से कोई जीवित नहीं रहेगा। दैट इज व्हाट दैट वी हैव लर्न विद द एज। आप पहले दिन छोटा बच्चा नहीं जानता था, लेकिन 14-15 साल का बच्चा ये बात जानता है। तो व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो सनराइज फॉर अ डे। तो दिस इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अवर आंसर्स, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, सब कुछ हमारी लाइफ के साथ, हमारे उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ चेंज होता जाता है। दैट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इससे कुछ जुड़े हुए शब्द हैं, जिसे एक शब्द है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत में मिलना। जैसे जो हमें बाय बर्थ, जो एसेट्स हमारे पास बाय बर्थ हो, दैट इज इनहेरिटेंस। इसमें आता है हमारी मेंटल एबिलिटीज, हमारा इंटेलिजेंस। पर ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई वीक है बाय बर्थ तो वो सीख नहीं सकता है, सीख सकता है। बाय लर्निंग यू कैन इंप्रूव इट, बट इनहेरिटेंस इज समथिंग व्हाट यू गेट बायोलॉजिकली फ्रॉम योर पेरेंट्स। सेकेंड इज मेमोरी। मेमोरी के 4 प्रोसेस है, 4 स्टेप्स है, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। सो रजिस्ट्रेशन, दिस इज एक्टिविटी ऑफ योर नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जब आपने पहली बार जलेबी खाई होगी तो आपको नहीं पता होगा ये मीठी है, लेकिन उस बार खा के आपको आपके ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई कि जलेबी स्वीट। आपने नींबू खाया होगा तो वो सार है, खट्टा है, ये आपको उस बार रजिस्टर हुआ। अभी आप काफी बड़े हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा आपको हमेशा से पता था। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी चीज जब हम पहली बार देखते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम उसे हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में रजिस्टर कर देता है। तो दैट इज रजिस्ट्रेशन। जैसे आप कंप्यूटर पे कोई वर्ड फाइल बनाते हैं, जब आप पहली बार फाइल बनाते हैं तो दैट इज प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो आपकी फर्स्ट टाइम की फाइल है। द सेकेंड टर्म इज रिटेंशन। इसे हमने अभी पहले भी पढ़ा हुआ है। ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी है, इसे हम कह सकते हैं हमारी इनहेरिटेड क्वालिटी है, इनबॉर्न क्वालिटी है कि आप कितनी ज्यादा देर तक फैक्टर्स को, फैक्ट्स को, डेटा को रिटेन कर सकते हो। सो दिस इज एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। नाउ वी टॉक अबाउट रिकॉल। रिकॉल का मतलब है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। आप अपने ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेते हो जब आपको जरूरत होती है। एंड द फोर्थ इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मींस स्कैनिंग फॉर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। जब आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसका परफेक्ट मैच मिल जाता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, आप 4-5 साल पहले किसी स्टूडेंट से मिले हो और 4-5 साल बाद आप उसे ट्रेन में मिलो, तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, रिकॉल। रजिस्ट्रेशन, जब आप उससे पहली बार मिले थे आपके क्लासरूम में आपके स्टूडेंट से, तो रजिस्ट्रेशन उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी, उसका नाम, उसका ट्रेड, उसका फेस, ये सब कुछ आपके माइंड में रजिस्टर हो गया था। नाउ इट वाज रिटेन्ड बैक देयर इन योर माइंड। सो व्हेन यू सॉ दैट स्टूडेंट, तो क्या होगा, जब आपने उसे देखा तो क्या होगा, तो प्रोसेस ऑफ रिकलेक्शन, जिसे हम रिकॉल कहते हैं। तो रिकॉल करेंगे और जब आपको याद आ जाएगा ओके ये वो स्टूडेंट है, दैट इज
एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मेमोरी के। तो लॉ ऑफ मेमोरी कहता है, पहला लॉ है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो चीजें निरंतरता में चलती हैं उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जैसे आपने कुछ चीजें साथ साथ पढ़ी होंगी, जैसे अगर हम रिकॉल करने की कोशिश करें तो जब आपने गणतंत्र दिवस पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा 26 जनवरी, आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारा संविधान किसने लिखा। तो हमने ये चीजें एक साथ पढ़ी हैं, ये बात हमने रूल ऑफ एसोसिएशन में भी की थी। सो दिस इज लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहता है जो चीजें एक जैसी होती हैं वो भी हमें याद रहती हैं। जैसे पेन और पेंसिल, ये भी लिखने का काम करता है, पेन भी लिखता है पेंसिल भी लिखती है। सो पेन और पेंसिल, देयर इज अ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ कंट्रास्ट, जो चीजें एक दूसरे के विपरीत होती हैं हमें वो भी याद रहती है, जैसे रात और दिन। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट, जो चीजें हमें रुचिकर लगती हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, वो भी हमें याद रहती हैं। जैसे किसी गाने के लिरिक्स ये आपको याद रहते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो वो आपको याद रहेगा। नंबर 5 इज लॉ ऑफ रीजेंसी, जो घटनाएं हाल फिलहाल में घटी होती हैं वो भी आपको याद रहती हैं। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो काम आप बार बार करते हैं वो भी आपको याद रहता है। नंबर 7 इज लॉ ऑफ प्राइमरी, जो कुछ भी हम पहली बार करते हैं वो भी हमें याद रहता है। जैसे आप पहली बार कभी ट्रेन में बैठे होंगे आपको याद होगा, कभी बस में बैठे होंगे आपको याद होगा, है ना? जो आपकी याद में पहली बार होगा, योर फर्स्ट ट्रेन जर्नी या योर फर्स्ट पिकनिक, दैट इज समथिंग यू हैव डन एज प्राइमरी इवेंट, तो ये आपको याद रहता है। लॉ ऑफ सुपीरियोरिटी, जब आपने कभी किसी दिन बॉस जैसा फील किया होगा कि आप सबसे सुपीरियर हैं, तो वो इवेंट भी आपको याद रहता है। जैसे आप क्लास में फर्स्ट आए हो या आपको किसी एग्जाम में सक्सेस मिली हो, सो दैट इज लॉ ऑफ सुपीरियोरिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, नंबर 1 इज लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन हम पढ़ चुके हैं, स्टिमुलस कार्य, जब पीछे कुछ कारण होता है, उत्सुकता होती है, तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिविटी, जिस लर्निंग प्रोसेस में एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं वो लर्निंग प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव होता है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ये बात ऑसुबेल ने भी कही थी। जो चीजें हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से, पुरानी जानकारी से कनेक्ट कर पाते हैं, हम उन्हें ज्यादा बेहतर सीखते हैं। लर्नर्स लर्न व्हेन दे आर विलिंग टू लर्न, कोई भी लर्नर्स या कोई भी ह्यूमन बीइंग तभी सीखता है जब वो सीखना चाहता है। सो ये जो इच्छा है ये क्रिएट करना, दिस इज ड्यूटी ऑफ टीचर। और ये कैसे कर सकते हैं? व्हेन यू स्टिमुलेट योर लर्नर्स टू लर्न। अर्ली सक्सेस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, अगर आप जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो जो लर्निंग प्रोसेस है ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टूडेंट को थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम शुरू में देंगे एंड ही और शी विल बी एबल टू सॉल्व, तो एक जो अचीवमेंट का सेंस होता है, अर्ली सक्सेस जिसे हम कहते हैं, तो अगली बार आप कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ा भी देंगे, थोड़े डिफिकल्ट टास्क भी देंगे, तो आपका स्टूडेंट पूरी कोशिश करेगा कि वो उस काम को कर सके, क्योंकि जो पहली सक्सेस का एप्रिसिएशन था वो माइंड में मोटिवेशन का काम करेगा। सो अर्ली सक्सेस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। लर्निंग नीड्स अवेयरनेस ऑफ पर्पस, हम में से कोई भी बिना कारण के चीजें करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं तो देयर शुड बी अ पर्पस, वो पर्पस बच्चों को, आपके ट्रेनीज को पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव लर्निंग, यस, अगर आप सतत मूल्यांकन नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं रहेगा ना कि आपके ट्रेनी ने क्या सीखा और क्या आपको और सिखाना बाकी है, तो आपका जो टीचर लर्निंग प्रोसेस है वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। इसलिए कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन इज वेरी मच नेसेसरी। लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इनिशियल लर्निंग इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एप्लीकेशन, ये अगर आप जो आप सिखा रहे हैं आप तुरंत उसका एप्लीकेशन करवा रहे हैं बच्चों से, तो लर्निंग प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव होगा। आपने आज पढ़ाया और कल आप अगले दिन उनसे कह रहे हैं इसे प्रैक्टिस करो, तो आधे से ज्यादा बातें तो वो भूल जाएंगे लॉ ऑफ मेमोरी के अकॉर्डिंग। सो इसलिए जो रीजेंसी है, जो तुरंत का काम है, वो तुरंत ही अप्लाई होना चाहिए, सो दैट मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव।
रिपीटिशन हेल्प्स टू डेवलप स्किल। रिपीटिशन, बार बार वही काम करना, इससे क्या होगा, स्किल्स और स्ट्रांग होंगी। कैसे स्ट्रांग होंगी, जब कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो वो परफेक्शन को अचीव कर लेता है। सो इट हेल्प्स टू डेवलप स्किल्स। लर्नर्स लर्न एट डिफरेंट रेट्स। सो लर्नर्स जो है, जो आपके ट्रेनीज हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता। कुछ बच्चे बहुत ब्राइट होते हैं, आपने इंटेलिजेंस क्वेश्चन अभी पढ़ रखा है, तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कुछ बच्चे ब्राइट होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं और कुछ बच्चे थोड़े से डल होते हैं। सो हमारे क्लास में वैरायटी होती है, हर तरीके का स्टूडेंट होता है। तो आपको कैसे चलना है, अगर आप ब्राइट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलोगे तो बाकी सारे बच्चों का लॉस होगा। आप बहुत डल स्टूडेंट के हिसाब से चलोगे तो बाकी बच्चे जो थोड़े एवरेज हैं या ब्राइट हैं, उनका क्लास से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू कीप द पेस विद एवरेज स्टूडेंट, ताकि सारे बच्चे आराम से पढ़ सके, क्योंकि हम अलग अलग हैं। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न। सो हम अलग अलग है ना, एक जैसे नहीं है, हम बिल्कुल अलग है। हम में से कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट होगा, कोई इंट्रोवर्ट होगा, कोई ग्लोबल लर्नर होगा, कोई सब अलग है, इसलिए लर्नर्स लर्न एट डिफरेंट रेट्स। So now we talk about learning theories. We have 4 learning theories: classical conditioning, trial and error, insight learning and operant conditioning. First we talk about classical conditioning theory. This theory was given by Ivan Petrovich Pavlov. ये रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे और इनका लाइफ स्पैन भी यहाँ मेंशन किया हुआ है, सितंबर 1849 टू फरवरी 1936। इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1904 में। पावलोव थ्योरी कहती है जो स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है ये इंटर रिलेटेड है। जब जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, रिएक्शन, ये इंटर रिलेटेड है। तो पावलोव ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक डॉग पर किया। उनकी जो लर्निंग थ्योरी कहती है, ये कहती है द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच स्टिमुलस acquires the capacity to evoke the response initially evoked by another stimulus। तो जो रिस्पॉन्स है ये पहले किसी और वजह से आता है, लेकिन बाद में ओरिजिनल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बन जाता है। ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। जो 3 to 5 एज ग्रुप है इसमें इसे ज्यादा यूज किया जाता है। और क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज फोबिया, एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में भी किया जाता है। तो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी में इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम पावलोव थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी में इन्होंने डॉग के साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया, लेट्स सी। इन्होंने पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस रखा और उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी आया। इन्होंने डॉग को खाना दिया। अब ऑब्वियसली डॉग खाना देखेगा तो उसके मुंह में सलाइवा बनेगा। तो डॉग ने जब खाना देखा तो उसके मुंह से सलाइवा, लार टपकने लगी। आप सबको पता है सलाइवा जरूरी होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जैसे हर एनिमल में जरूरी है, ह्यूमन बीइंग में जरूरी है, वैसे ही डॉग्स में भी जरूरी है। तो जब डॉग ने फूड को देखा तो क्या हुआ, उसका सलाइवा बनने लगा। फिर उन्होंने एक घंटी बजाई। घंटी बजाने पर ऑब्वियसली डॉग को घंटी से क्या लेना देना, तो देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। फिर उन्होंने इसे कंडीशन की तरह यूज किया। उन्होंने एक घंटी बजाई और फिर खाना दिया। डॉग के मुंह से खाने की वजह से लार आ रही थी, घंटी की वजह से नहीं आ रही थी। लेकिन जब ये प्रोसेस बार बार हुआ, पहले घंटी बजती फिर खाना मिलता, तो डॉग को समझ में आ गया कि जब घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने घंटी तो बजाई, दैट इज कंडीशनल स्टिमुलस, रिस्पॉन्स भी आया, सलाइवा था, पर देयर वाज नो फूड। तो डॉग ने क्या समझा कि जब घंटी बजेगी तो रिस्पॉन्स क्या होगा, सलाइवा आ जाएगा, क्यों, उसके लिए घंटी का मतलब खाना था। यही थ्योरी बिहेवियर मॉडिफिकेशन में यूज की जाती है। तो न्यू लर्नर्स होते हैं, 3 to 5 एज ग्रुप के होते हैं, उनके लिए बेल का मतलब होता है असेंबली बेल। वो सबके सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो उनकी घंटी है दैट मीन्स कंडीशनल रिस्पॉन्स लाइन में लग जाना है, दैट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन।
So classical conditioning theory was given by Ivan Petrovich Pavlov. This is also known as Pavlov theory. और इसको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन में और एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज करते हैं. अगर हम जनरल साइकोलॉजी की बात करें तो हम इसको पैनिक डिसऑर्डर्स और फोबियाज को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद आती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी. ये थ्योरी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी थी. इसको हम थॉर्नडाइक थ्योरी भी कहते हैं. थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने कहा कि लर्नर जो है वो एक अपने लिए स्वयं ही लक्ष्य निर्धारित करता है और उसको प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करता रहता है. तब तक प्रयास करता है जब तक उसके असफल प्रयास खत्म ना हो जाए. इसी को हमने थॉर्नडाइक थ्योरी भी कहा. इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो कैट पे किया. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, उन्होंने कैट को एक पिंजरे में, एक बॉक्स में रखा और उस पिंजरे में एक मैकेनिज्म थी. पिंजरे के अंदर एक लीवर था और लीवर पे जैसे ही थोड़ा सा भी वजन पड़ता तो डोर खुल जाता था. तो उन्होंने किया क्या, अब कैट बेवजह तो बाहर आने की नहीं सोचती ना, तो उन्होंने कैट के सामने फूड रखा. अब कैट पिंजरे में थी, उसे भूख लगी थी, तो वो क्या करती, उसने बहुत प्रयास किए और अचानक से एक बार उसका पैर लीवर पे पड़ गया, दरवाजा खुल गया, कैट ने खाना खाया. देन उन्होंने उसे वापस से उसी पिंजरे में, उसी केज में बंद कर दिया. दोबारा फिर खाना रखा, फिर उसको बहुत बार प्रयास करना पड़ा, लेकिन फाइनली जब डोर उससे खुल गया इस लीवर पे पैर पड़ने की वजह से, तो उसने बाहर आके खाना खा लिया. ये प्रक्रिया बहुत दिन तक चलने के बाद कैट को समझ में आ गया कि इस लीवर पे पैर पड़ते ही दरवाजा खुल जाता है. धीरे धीरे जो कैट के असफल प्रयास थे, पहले दिन बहुत ज्यादा थे और लास्ट दिन वो आराम से चल के आई, इस लीवर पे पैर रखा, दरवाजा खुल गया एंड शी इज आउट. तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहती है कि धीरे 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 असफल प्रयास खत्म होते जाते हैं और जो हमारा लक्ष्य होता है उसे हम प्राप्त कर लेते हैं. वो काम हम एक बार में ही सही कर लेते हैं. लेकिन हम इसे कभी भी फॉर्मल एजुकेशन में नहीं लगाते. जहां पर भी टाइम लिमिट है वहां हम उसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करते. इसकी ड्रॉबैक है वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड टाइम. ऑब्वियसली अगर हम आप लोगों को ट्रेनिंग देने की बजाय ऐसा किया जाए कि आपको लैब में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा. ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं पाएंगे, सीख तो आप जाएंगे, लेकिन सामान बहुत बर्बाद होगा और समय भी ज्यादा लगेगा. So trial and error theory, it's never used in educational institute. Wherever we are providing formal education, so this trial and error theory is not used in educational institutes. Why? Because of wastage of resource and time. This is a bigger drawback. Next is insight learning theory. जैसे इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि. इनसाइट लर्निंग थ्योरी को हम कोहलर्स थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसको दिया था मिस्टर वोल्फगैंग कोहलर ने. इनका लाइफ स्पैन था जनवरी 1887 से जून 1967 तक. इन्होंने कहा द कॉग्निटिव आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट वेयर द इनसाइट इन्वॉल्व्स अ परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द एनवायरमेंट. हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से न्यू सॉल्यूशन जो निकालते हैं, दैट इज इनसाइट लर्निंग थ्योरी. इन्होंने कहा जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, सो वी हैव अ गुड फीलिंग, हमें एक अच्छी फीलिंग आती है जिसे हम कहते हैं आहा एक्सपीरियंस. सो कोहलर वर्कड आउट अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट. इन्होंने चिंपैंजीज को लिया. क्यों चिंपैंजीज को लिया? क्योंकि चिंपैंजीज आर सपोज्ड टू बी मोर लाइक ह्यूमंस. उनका जो माइंड है वो ज्यादा काम करता है बाकी जानवरों के कंपैरिजन में. इन्होंने चिंपैंजीज पे अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया. इन्होंने कहा द लर्नर एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एंड अचीव सक्सेस एंड इन अ सिमिलर सिचुएशन नेक्स्ट टाइम दे एक्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. जो लर्नर्स हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रास्ता निकाल लेते हैं और अगली बार अगर उनको सेम प्रॉब्लम होती है, अगर वो सेम जगह पे दोबारा फंस जाते हैं, तो उन्हें उस सिचुएशन से निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज they have already experienced that. तो जैसे आपके लिए मान लेते हैं, आप मान ले कभी रास्ता भूल जाएं किसी जगह पे, किसी नए शहर में. अभी आपके पास जीपीएस है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यू डोंट हैव अ मोबाइल फोन, आपकी बैटरी भी डेड हो गई है. आप उस जगह से एक बार निकल आएंगे उन गलियों में से, तो क्या होगा, आपको वो रास्ता याद रहेगा. अगर आप दोबारा कभी उस जगह पे पहुंच जाएंगे तो आप खोएंगे नहीं,
क्यों नहीं खोएंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार खो चुके हैं और रास्ता ढूंढ चुके हैं। इनसाइट लर्निंग थ्योरी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट चिंपांजी पे किया। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैं एक या दो डिस्कस कर रही हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कमरे में, एक बड़े से केज में चिंपांजी को बंद किया और उस पिंजरे की छत से इन्होंने केले लटका दिए। अब वहां पर एक बॉक्स था और एक, ये देखिए आप देख रहे हैं चिंपांजी ने एक के ऊपर एक बॉक्स रख रखे। उस रूम में दो बॉक्सेस थे। चिंपांजी ने एक बॉक्स पे चढ़ के ट्राई किया, वो केलों तक नहीं पहुंचा, उसने दूसरा बॉक्स रखा और वो वहां तक पहुंच गया। फिर उस कमरे में उन्होंने बॉक्स की जगह छड़ी रख दी, एक छोटी छड़ी एक बड़ी छड़ी। वो ऑलरेडी बॉक्स पे चढ़ चुका था तो उसे आइडिया था कि वो छोटी छड़ी से नहीं पहुंचेगा। बड़ी छड़ी से ट्राई किया, उससे भी नहीं पहुंचा, तो उसने सोचा दोनों छड़ी को आपस में मिलाकर भी पहुंचा जा सकता है। तो उसने दोनों छड़ी मिला करके, उसमें अरेंजमेंट था, उसने केले उतार लिए। अगली बार उन्होंने एक बॉक्स रखा और छोटी और बड़ी छड़ियां रख दी, तो बॉक्स पे चढ़ के जो लंबी छड़ी थी उससे भी उसने केले उतार लिए, बिकॉज ही हैज द पास्ट एक्सपीरियंस कि सिर्फ बड़ी छड़ी इस्तेमाल करेंगे तो भी नहीं पहुंचेंगे, एक बॉक्स पे चढ़ेंगे तो भी नहीं पहुंचेंगे, और बॉक्स पे चढ़ के छोटी छड़ी से भी नहीं पहुंचेंगे। सो व्हाट ही हैज डन, उसने एक बॉक्स पे चढ़ के, यहाँ पे मैंने पिक्चर नहीं दी है, जो बड़ी वाली छड़ी थी दोनों में से, उनमें से एक को यूज करके उसने केले उतार लिए। दिस इज इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जब हम अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करते हैं। दिस वाज गिवन बाय बीएफ स्किनर और इनका लाइफ स्पैन था मार्च 1904 से अगस्त 1990 तक। इन्होंने कह सकते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी पे ही काम किया, लेकिन इन्होंने कहा लॉ ऑफ इफेक्ट, इन्होंने कहा इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज होता है। अगर किसी बिहेवियर की वजह से हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो काम हम बार बार करते हैं, और अगर हमें किसी चीज की वजह से बुरा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो काम हम नहीं करते। जैसे बचपन में अगर कुछ अच्छा करने पे पेरेंट्स हमें प्रेज करते थे, हमारी तारीफ करते थे, तो हम वो काम बार बार करते थे। क्लास में अच्छे मार्क्स लाने पे टीचर हमें प्रेज करती थी, हमारी तारीफ करती थी, तो वो काम हम बार बार करते थे। लेकिन झूठ बोलने पर, बात करने पर सजा मिलती थी तो वो काम हम करते थे नहीं। तो whatever behavior which is reinforced वो रिपीट होता है, स्ट्रेंथन होता है, और जो नहीं रेनफोर्स होता है वो धीरे धीरे डाई आउट हो जाता है, वीक हो जाता है। सो इन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया, रेनफोर्समेंट। सो स्किनर स्टडीड ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग रैट्स। इन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने कहा तीन तरीके के हमारे पास रिस्पॉन्स आते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास तीन तरीके के ऑपरेंट्स हैं, न्यूट्रल, रेनफोर्सर्स एंड पनिशर, जिसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। जो रेनफोर्सर है तो वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव ऑपरेंट। जो पनिशर है उसे हम कहेंगे निगेटिव ऑपरेंट, एंड फर्स्ट इज न्यूट्रल। इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने चूहे को एक पिंजरे में रखा, उस पिंजरे में थोड़ा अरेंजमेंट था, यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ था और यहाँ पर एक अरेंजमेंट था, पैलेट डिस्पेंसर था, यहाँ डिस्पेंसर ट्यूब थी और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड थी। तो इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने पहले तो चूहा लीवर के पास पहुंचा तो उसे कुछ नहीं मिला, तो जो काम उसे, जिस चीज से कुछ नहीं मिलेगा वो काम वो बार बार तो नहीं करेगा, कोई भी नहीं करता, तो वो बार बार लीवर के पास नहीं गया। लेकिन थोड़ी उन्होंने फिर एक नया एक्सपेरिमेंट किया, जब भी चूहा लीवर के पास पहुंचता इस पैलेट डिस्पेंसर से खाना यहाँ पर आ जाता तो चूहे को खाना मिल जाता। और जब चूहे को बार बार जैसे ही लीवर के पास पहुंचे उसे खाना मिल जाए तो वो समझ गया कि लीवर के पास जाने का मतलब है खाना मिलेगा, दिस इज पॉजिटिव ऑपरेंट। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़े दिन बाद जब भी चूहा लीवर के पास पहुंचता उसे इस इलेक्ट्रिक गेट से हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता। एक बार लगा, चूहा तो खाने के लालच में जा रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक लगा। दोबारा, अब जानवर है एक बार में तो नहीं समझेगा, दोबारा गया, फिर से इलेक्ट्रिक शॉक लगा। धीरे धीरे उसने लीवर के पास जाना छोड़ दिया। वो जो क्यों, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था। दिस इलेक्ट्रिक शॉक इज निगेटिव ऑपरेंट, ये पनिशमेंट था, पनिशर था। तो क्या हुआ, चूहे ने वो काम करना छोड़ दिया। तो जो बिहेवियर के लिए हमें रेनफोर्समेंट नहीं मिलता, पनिशमेंट मिलती है, वो बिहेवियर धीरे धीरे डाई आउट हो जाता है।
दिस इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और इसे हम स्किनर थ्योरी भी कहते हैं. So it is believed that learners and more importantly the teachers have greatly benefited from the theories, and the teacher should be familiar with this theory and apply it to teaching learning activities where applicable. That this makes teaching learning process more effective. अगर ये जो theories हैं ये जितनी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट टीचर्स के लिए भी है. अगर टीचर्स इन थ्योरी को, अब आप लोग फ्यूचर इंस्ट्रक्टर्स हैं, so if you understand psychology, if you understand learning theories, it will be great for you and your trainees too. So this makes your teaching learning process more effective. Thank you.